Hello guys, this is Navneet Mahan, Department of Agricultural and Entomology. Today we are going to discuss about IPM module for sunflower crop. Guys, sunflower crop में IPM मॉड्यूल हम किस तरह से अपना सकते हैं, किस तरह से हम IPM को अपना सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गाइस, हम पिछले वीडियो की तरह पिछले क्रॉप्स की तरह हम इसमें भी सनफ्लावर में भी प्लांट की स्टेज वाइज आईपीएम प्रैक्टिस किस तरह से अपनाएंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्टली, प्री सोइंग स्टेज। प्री सोइंग स्टेज दैट मीन्स फील्ड में सोइंग से पहले या फील्ड प्रिपरेशन के समय या प्रिपरेशन से भी पहले हम किस तरह से प्रैक्टिस अपना सकते हैं जिससे कि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक कम से कम हो या ना हो। जिसमें प्री सोइंग स्टेज में हम सबसे पहले जो कल्चरल प्रैक्टिस, कॉमन कल्चरल प्रैक्टिस जो अपनाते हैं, जस्ट लाइक डीप समर प्लोइंग या और बंडिंग, क्रॉप रोटेशन, टाइमली सोइंग एट्सेट्रा, ये सारे के सारे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ये कॉमन है। ये सभी क्रॉप में ये अपनाने ही चाहिए, क्योंकि ये हर क्रॉप में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट के लिए, बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो सकता है। कॉमन कल्चर प्रैक्टिस में सबसे पहले है डीप समर प्लोइंग। डीप समर प्लोइंग से इंसेक्ट पेस्ट जो एस्टिब्यूशन में या सुसुप्तावस्था में ज़मीन के अंदर मिट्टी में पड़े हुए होते हैं, वो ओपन में एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे कि वो मर सकें और नष्ट हो जाएं। क्रॉप रोटेशन हम अपना सकते हैं। क्रॉप रोटेशन हम 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर्स के एक साथ हम अपना सकते हैं। टाइमली सोइंग करने से जो इंसेक्ट पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक कम होता है, क्योंकि टाइमली सोइंग से जो इंसेक्ट जो क्रॉप है वो इंसेक्ट पेस्ट के लिए अनफेवरेबल हो जाता है, या कह सकते हैं कि टाइमली सोइंग करने से जो क्रॉप है वो टाइम पे मैच्योर हो जाता है, जिससे कि इंसेक्ट पेस्ट उस पर कम से कम अटैक कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम जितने भी प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर कंपोस्ट या FYM, किसी प्रकार के जो मैन्योर या फर्टिलाइज़र होते हैं, उनका रिकमेंडेड डोज ही यूज़ करना चाहिए। जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र यूज़ करने से सकिंग पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है, और साथ में वीड्स का भी अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक और रिकमेंडेड डोज में ही किसी FYM या किसी अदर फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। वीड मैनेजमेंट के लिए हमें जो वीड के जो सीड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोइंग के समय सीड्स में वीड के सीड भी मिक्स होते हैं, जो कि फील्ड में मेन क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसीलिए वीड सीड फ्री सीड का ही यूज़ करना चाहिए। एट द टाइम ऑफ फील्ड प्रिपरेशन, adopt stale seed bed technique. Pre-sowing irrigation followed by shallow tillage to minimize the weed menace in field. Adopt integrated weed management to reduce weed competition. weed integrated weed management अपनानी चाहिए। इसमें हम कल्चरल प्रैक्टिस, वीड मैनेजमेंट के लिए हम कल्चरल प्रैक्टिस अपना सकते हैं, जो सोइंग से जस्ट पहले एरिगेशन करके 2 दिन छोड़ के, ताकि वीट के सीड जो पहले सॉइल में है वो जर्मिनेट हो जाए, उसके बाद हम फिर से प्लोइंग कर देते हैं ताकि जर्मिनेटेड सीड नष्ट हो जाएं। नेक्स्ट, सॉइल बॉर्न डिसीजेस। सॉइल बॉर्न डिसीजेस की कंट्रोल के लिए हमें कुछ केमिकल से या अदर बायो फर्टिलाइजर से सॉइल को ट्रीट करना चाहिए। सॉइल सॉइलराइजेशन दैट मीन्स समर प्लोइंग करके परती छोड़ना, ये भी डीप सॉइल बोर्न डिसीज के अगेंस्ट काफ़ी कारगर हो सकता है। अप्रूव्ड एंड बर्न इन्फेक्टेड प्लांट्स अर्ली इनफ टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ द डिसीजेज। सोइंग से पहले जो वीड्स या अदर प्लांट्स से लास्ट
जो क्रॉप्स के जो रेसिड्यू जो बचे हुए होते हैं उन्हें अपरूट करके, उन्हें उखाड़ के जला के नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि जो सॉयल बॉर्न डिसीज़ के जो जो सॉयल बॉर्न डिसीज़ के जो पैथोजेंस हैं वो नष्ट हो जाए। वीड कंट्रोल करना चाहिए। वीड, क्योंकि बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं वीड्स में एज अल्टरनेट होस्ट वहाँ सरवाइव करते हैं, तो इसीलिए वीड्स का भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। वीड्स के कंट्रोल के लिए हम अलग अलग प्रैक्टिस अपना सकते हैं। मेंटेन गुड फर्टिलिटी लेवल, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका प्लांट्स की ग्रोथ पे, उनकी स्टेबिलिटी पे डायरेक्ट असर होता है, इसलिए फर्टिलाइज़र को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ थ्रिप्स। क्योंकि थ्रिप्स, टर्माइट्स या अदर जो रूट फीडिंग इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, वो सोइंग के तुरंत बाद अटैक करते हैं, इसलिए सोइंग से पहले ही, दैट मीन्स प्री सोइंग स्टेज में ही इनका कंट्रोल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। थ्रिप्स के लिए फॉलो कॉमन कल्चरल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल प्रैक्टिस। कल्चरल कंट्रोल हम कर सकते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग सनफ्लावर विथ कॉटन। हम थ्रिप्स के लिए सनफ्लावर और कॉटन को एक साथ मिक्स करके ही बो सकते हैं। ग्रोइंग ऑफ sorghum, pearl millet, maize 10 days before sowing of main crop, 3 to 5 rows as a barrier against thrips। ये जो पेस्ट होते हैं sorghum, pearl millet, maize, इसमें थ्रिप्स का अटैक बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए इनको हम 3 से 5 रो के बीच में एक रो इनमें से किसी एक क्रॉप हम लगा सकते हैं, जिससे कि थ्रिप्स का जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाए, उनके लिए बैरियर का काम करे। टर्माइट के कंट्रोल के लिए भी हम कुछ पहले से प्रैक्टिस अपना सकते हैं, जस्ट लाइक फ्लडिंग, या किसी केमिकल से सॉयल को ट्रीट कर सकते हैं, या जो बिल होते हैं टर्माइट के टीले, उन्हें नष्ट करके अंदर से क्वीन को निकाल के नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि जो कॉलोनी है वो नष्ट हो जाए। Field sanitation and use of fully decomposed FIM mixed with wood ash will reduce termite activity। fully decomposed FIM का ही यूज़ करना चाहिए। बायो कंट्रोल में हम एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड का यूज़ कर सकते हैं टर्माइट के अगेंस्ट। एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड का उसका सस्पेंशन हम फील्ड में डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ सोइंग या सीडलिंग, हम सोइंग या सीडलिंग के समय हम कुछ कॉमन कल्चरल प्रैक्टिस जो अपना सकते हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस डोज ऑफ एनपीके। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एनपीके का बैलेंस डोज ही अप्लाई करना चाहिए। यूज़ हेल्थी क्लीन क्वालिटी सर्टिफाइड एंड वीड फ्री सीड्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वीड फ्री सीड्स का ही यूज़ करना चाहिए। कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स। टाइमली सोइंग विथ रिकमेंडेड स्पेसिंग, यूज़ ऑफ टॉलरेंट और रेजिस्टेंस वैरायटीज़, ट्रैप क्रॉप का यूज़ करना या गार्ड क्रॉप, ट्रैप क्रॉप या गार्ड क्रॉप जस्ट लाइक मेरीगोल्ड, कैस्टर, ओकरा एट्सेट्रा, इनका भी यूज़ कर सकते हैं फील्ड के आसपास में। न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट में सफिशिएंट एफिशिएंट यूज़ ऑफ अप्लाइड फर्टिलाइजर, एडॉप्ट फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल। चूँकि फर्टिलाइज़र कम सीड ड्रिल, इसमें एक साथ दोनों काम होते हैं, इसमें फर्टिलाइज़र और सीड दोनों को एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसका यूज़ करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट करनी चाहिए एजोटोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम से। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जिनसे हम अपने सीड को ट्रीट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड ऑन soil test basis। Generally it is recommended to apply NPK 25:20:16 per acre। दैट मीन्स हम सनफ्लावर क्रॉप में 25 किलो नाइट्रोजन, 20 केजी पोटास और 16 केजी फास्फोरस का प्रति एकड़ की दर से हम अप्लाई करते हैं। हम हमेशा
नाइट्रोजन की जो भी रिकमेंडेड डोज होती है उसकी 50% क्वांटिटी, आधा 50% मात्रा हम सोइंग के पहले हम सोइंग के समय, दैट मीन्स फील्ड प्रिपरेशन के समय हम उसको फील्ड में अप्लाई करते हैं, जबकि पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा को फील्ड प्रिपरेशन के समय ही डाल अप्लाई करते हैं। और नाइट्रोजन की जो आधी बची हुई 50% जो मात्रा होती है उसे बेसल डोज के रूप में दिया जाता है, सॉरी, उन्हें टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है। अप्लाई सल्फर 10 to 15 kg per acre through gypsum or single super phosphate. Prefer SSP as a source of phosphorus as it also supplies sulfur to the crop. चूँकि SSP सिंगल सुपर फास्फेट ये सल्फर भी पौधों तक सल्फर भी पहुंचाता है, इसलिए इसको यूज़ करना चाहिए। तेल वाली, खासकर जितने भी तेल वाली फसल होते हैं उसमें एसएसपी का यूज़ करना चाहिए। वीट के मैनेजमेंट के लिए, सोइंग के टाइम वीट के मैनेजमेंट के लिए हमें लाइन सोइंग करनी चाहिए ताकि इंटर कल्चर प्रैक्टिस करने में हमें आसानी हो, क्योंकि बीच में निराई गुड़ाई करते समय लाइन सोइंग करने से निराई गुड़ाई करने में बहुत ही आसानी होती है। Plant population should be maintained to its optimum rate with from beginning to minimize the weed competition. Adopt crop rotation and follow intercropping with recommended short duration cereal, millets, pulse, oilseed crops just like black gram, finger millet, soybean, groundnut, etc. to suppress weed between rows. हमें क्रॉप रोटेशन अपनानी चाहिए, क्योंकि जो वीड्स होते हैं उनके सीड्स सॉइल में बने हुए होते हैं। सेम क्रॉप की लगाने से जो उनके एसोसिएट वीड होते हैं वो सरवाइव करते रहते हैं, तो इसलिए क्रॉप रोटेशन अपनाने से वीड से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। नेक्स्ट डिसीज इज वर्टिसिलियम विल्ट। विल्ट जो है बहुत ही मेजर डिसीज़ है, बहुत सारे क्रॉप में, हर एक क्रॉप में विल्ट का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। ये जड़ में लगने वाला बीमारी है, जिससे जड़ जो है पूरी तरह से सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। इनके लिए कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस जिसको हम अपना सकते हैं वो है यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ या टॉलरेंस वेराइटीज़, जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स द्वारा, ICAR इंस्टीट्यूट से KVKS के द्वारा रिलीज्ड हैं। प्रॉपर सीड सैनिटेशन अपनानी चाहिए, पैथोजन फ्री सीड्स का ही यूज़ करना चाहिए। प्लांटिंग डिसीज फ्री प्लांट्स इन अनकंटामिनेटेड सॉयल, चूँकि ये जो डिसीज़ है विल्ट, ये सॉयल बॉर्न डिसीज़ है, सॉयल बॉर्न एंड सीड बॉर्न, इसलिए इनको जो सॉयल है उसको हम पहले से ट्रीट, सोइंग से पहले हम सॉयल को ट्रीट कर सकते हैं। वेजिटेटिव स्टेज में जो कॉमन कल्चरल प्रैक्टिस अपना सकते हैं वो है कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय डिसीज एंड इंसेक्ट अफेक्टेड प्लांट पार्ट। डिसीज्ड और इंसेक्ट अफेक्टेड जो प्लांट पार्ट्स हैं उन्हें कलेक्ट करके जला के नष्ट कर देना चाहिए। प्रोवाइड इरिगेशन एट क्रिटिकल स्टेज ऑफ द सॉइल। हर फसल में इरिगेशन के कुछ क्रिटिकल स्टेज होते हैं जिनमें जल मतलब पानी, इरिगेशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो वो जो क्रिटिकल स्टेज होते हैं उन कंडीशन में हमें इरिगेशन करना अति आवश्यक होता है। अवॉइड वाटर स्टेगनेशन। पानी जो है फील्ड में वाटर लॉक्ड कंडीशन पैदा नहीं होने देना चाहिए, वाटर ड्रेनेज का सही व्यवस्था, सही इंतजाम होना अति आवश्यक है। कॉमन मैकेनिकल प्रैक्टिस जो हम अपना सकते हैं वो है कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एग मास एंड अर्ली स्टेज लार्वी। क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं और मासेस में एग देते हैं, तो उनके एग मास को हम कलेक्ट करके नष्ट कर सकते हैं। अर्ली स्टेज लार्वी जो एक साथ ग्रुप में होते हैं मास में, उनको भी हम कलेक्ट करके नष्ट कर सकते हैं। द इन्फेस्टेड कर्ड एंड सीड कैप्सूल में भी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयज, क्योंकि इन्फेस्टेड जो प्लांट पार्ट्स होते हैं
उसमें इंसेक्ट पेस्ट की लार्वे और डिसीज़ के पैथोजन बने हुए होते हैं, तो उन्हें कलेक्ट करके नष्ट कर देना चाहिए। बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट के लिए जो कि नॉक्टर्नल होते हैं, उनको लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप के थ्रू अट्रैक्ट करके उनको ट्रैप करके नष्ट किया जा सकता है। हमें फील्ड में बर्ड परचेस इंस्टॉल करना चाहिए एट द रेट ऑफ 20 पर एकड़ फॉर इंकरेजिंग प्रीडेटरी बर्ड्स जो हैं, जस्ट लाइक मैना, स्पैरो और अदर बर्ड्स, इनको अट्रैक्ट करने के लिए बर्ड परचेस लगानी चाहिए फील्ड में। शाम के समय फील्ड के आसपास आग जला के धुआं करनी चाहिए, जिससे कि जो नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स हैं उनकी एक्टिविटी कम हो जाए। कंजर्व नेचुरल एनिमीज थ्रू इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग। नेचुरल एनिमीज जो पहले से नेचर में, इकोलॉजी में प्रेजेंट होते हैं, उनका उनको कंजर्व करना चाहिए। ये जो नेचुरल एनिमीज होते हैं, ये इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, या अदर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। कॉमन बायोलॉजिकल प्रैक्टिस हम अपना सकते हैं। हम पैरासाइटिक या प्रीडेटरी या उनके अदर नेचुरल एनिमीज़ को उनका मास रिलीज़ करके। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अपनाना चाहिए। वेजिटेटिव स्टेज में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसी स्टेज में न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। चूँकि हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में नाइट्रोजन देते हैं, तो इस कंडीशन में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि कौन से पेस्ट का अटैक हो सकता है, किस पेस्ट के लिए फेवरेबल कंडीशन है। For the irrigated crop, apply remaining nitrogen in 2 equal splits. हम जो बचा हुआ नाइट्रोजन 50% नाइट्रोजन जो बचा हुआ है, उसको भी हम 2 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करके फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ अप्लाई करने से पौधे अचानक से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, जिससे कि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ज़्यादा हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज एंड बेस्ड ऑन सॉइल टेस्ट वैल्यू, टेक अप माइक्रो न्यूट्रिएंट करेक्शन। माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी हमें रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना चाहिए। वेरी शैलो टिलेज आफ्टर 1 वीक ऑफ सोइंग विथ स्पाइक टूथ हैरो से शोइंग के 1 सप्ताह बाद हमें स्पाइक टूथ हैरो से हैरोइंग करनी चाहिए। टू होइंग और हैंड टूल वीडिंग 20 to 25 days एंड 35 to 40 days आफ्टर सोइंग। इस अंतराल में हम हैंड टूल से वीडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट जो कि मिट्टी में होते हैं, उनसे बचने के लिए मल्च का भी यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग के लिए हम स्ट्रॉ मल्च या पॉली मल्च, ब्लैक पॉलीथीन मल्च का यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेटिव स्टेज में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला मेन पेस्ट है, वो है कटवर्म। कटवर्म जो है पॉलीफेगस पेस्ट होता है। इससे बचने के लिए सोइंग सनफ्लावर सीड ऑन रीज, इनसे बच, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं कटवर्म, ये पौधों के तनों को निचले हिस्से से काट देते हैं। इसीलिए इनसे बचने के लिए सनफ्लावर को रीज में, मेड़ में लगाना चाहिए, जिसकी हाइट 6 से 8 सेंटीमीटर हो। हम सनफ्लावर लगाने के लिए पहले रिज बनाते हैं, लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर ऊंची रिज, उसी पे हम सनफ्लावर का कट सोइंग करते हैं। एग पैरासिटॉइड जस्ट लाइक ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का मास रिलीज किया जा सकता है फील्ड में एट द रेट ऑफ 20,000 पर एकड़। नेक्स्ट इंसेक्ट इज जेसिड। जेसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, ये सारे के सारे सकिंग पेस्ट हैं, जो वेजिटेटिव स्टेज में, अर्ली वेजिटेटिव स्टेज में बहुत ज़्यादा क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं सकिंग पेस्ट होते हैं और प्लांट के टेंडर पार्ट से सेल को सक करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जो अर्ली वेजिटेटिव स्टेज होता है, इस कंडीशन में सारे क्रॉप इनके लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। तो इनके लिए कल्चरल प्रैक्टिस हम अपना सकते हैं।
जेसिड के लिए हमें क्लोज स्पेसिंग अपनानी चाहिए, क्योंकि जेसिड जो है क्लोज स्पेसिंग होने से इनको सनलाइट और एयर की कमी से इनका पॉपुलेशन जो बढ़ने की क्षमता है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। अप्लाई एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की हमें सही मात्रा में ही नाइट्रोजन को अप्लाई करनी चाहिए, अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन अप्लाई नहीं करना चाहिए। कुछ केमिकल है जस्ट लाइक इमिडाक्लोप्रिड, जिससे कि हम सीड को ट्रीट कर सकते हैं। थ्रिप्स के लिए भी हम सेम मेथड अपना सकते हैं। वाइट फ्लाई, वाइट फ्लाई जो इंसेक्ट है ये बहुत ही मेजर इंसेक्ट है, जो कि पौधों को पौधों से सेल सेप को शक करके नुकसान पहुंचाने के साथ साथ में बहुत सारे वायरल डिजीज का वेक्टर भी होते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं इनके कंट्रोल के लिए सबसे पहले कुछ गार्ड क्रॉप या ट्रैप क्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक इमिडाक्लोपिड या स्पाइनोजेट इत्यादि का फोल्डेड स्प्रे भी हम कर सकते हैं। चूँकि ये सकिंग पेस्ट होते हैं, इसलिए इनके कंट्रोल के लिए हम किसी प्रकार के सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेस्ट इज mealybug. Guys, mealybug is also a polyphagous pest and one of the most dangerous pest of sunflower crop. ये जो इंसेक्ट होते हैं ये अंडे ज़मीन पे देते हैं, इसलिए इनको हम कल्चरल प्रैक्टिस में हम फ्लडिंग कर सकते हैं, जो कि इनके अंडे नष्ट हो जाएं। प्लोइंग ऑन ऑर्चर्ड इन नवंबर, हम मिलीबग के कंट्रोल के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अदर क्रॉप्स में, तो इनके लिए भी सेम कंट्रोल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज़ टोबैको कैटरपिलर। टोबैको कैटरपिलर स्पोरोप्टेरा लिटूरा। स्पोरोप्टेरा लिटूरा जो है एक डिफोलिएटर होता है, जो कि इनिशियल पीरियड में पत्तियों को स्क्रैप करके खाते हैं, लेटर ये पत्तियों को पूरे पत्तियों को खा के नष्ट कर देते हैं। गाइस, इनके कल्चरल कंट्रोल के लिए हमें सनफ्लावर के साथ में पिजन पी को इंटरक्रॉप के रूप में यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल हम अपना सकते हैं NPV, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का हम यूज़ कर सकते हैं, और कुछ जो पैरासिटॉइड्स हैं, लार्वल पैरासिटॉइड्स या फिर एक पैरासिटॉइड, उनको भी हम मास रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज ग्रीन सेमिलूपर। ग्रीन सेमिलूपर कैबेज या फिर और दूसरा है कैबेज सेमिलूपर। ये दोनों ही इंसेक्ट पॉलीफेगस नेचर के होते हैं, जिनके कंट्रोल के लिए हम बायोलॉजिकल प्रैक्टिस अपना सकते हैं NPV का यूज़ करके, या फिर किसी प्रकार के जो लार्वल पैरासिटॉइड्स होते हैं, ब्रैकोनिड्स या एक पैरासिटॉइड ट्राइकोग्रामा चिलोनिस, इनको हम मास रिलीज कर सकते हैं। उसके अलावा नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट प्रिफरेबली एट द टाइम ऑफ इवनिंग। हम शाम के समय में 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट को डायरेक्ट फोल्डेड स्प्रे के रूप में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ केमिकल्स जस्ट लाइक डाइक्लोरवास 76% EC, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। बिहार हेरी कैटरपिलर एंड रेड हेरी कैटरपिलर, दिस आर ऑल्सो अ मेजर पेस्ट। ये जो इंसेक्ट होते हैं बिहार हेरी कैटरपिलर और रेड हेरी कैटरपिलर, ये भी ऑयलसीड क्रॉप में, सनफ्लावर में, ग्राउंड नट में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें जो समर प्लोइंग करनी चाहिए, सबसे पहले तो समर प्लोइंग करनी चाहिए क्योंकि प्री सोइंग कंडीशन में समर प्लोइंग कर सकते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये अर्दन प्यूपा बनाते हैं, इसलिए हम समर प्लोइंग करना सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद में वेजिटेशन स्टेज में
फ्लडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं मिट्टी में बने हुए, इनका जो प्यूपा है वो सॉइल में होता है, तो हम फ्लडिंग करके इन्हें नष्ट कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग विथ पिजन पी एट रो ratio of 2:1 is effective in reducing the insect attack. Hand collection and destruction of egg masses and sclerotized leaf along with first and second star larvae. फर्स्ट इंस्टार और सेकंड इंस्टार लार्वे जो है ये मास में एक साथ होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो इन्हें आसानी से कलेक्ट करके नष्ट किया जा सकता है। बायो कंट्रोल में हम 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का स्प्रे कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स हैं जस्ट लाइक साइपरमेथ्रिन, क्लोरपाइरिफास, इनका भी हम फोल्डर स्प्रे कर सकते हैं। हेड बोरर, इनके लिए भी सेम हम कल्चर प्रैक्टिस और बायोलॉजिकल प्रैक्टिस अपना सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग, मेज के साथ में इंटरक्रॉपिंग या फिंगर मिलेट या सोयाबीन के साथ में हमें इंटरक्रॉपिंग अपनाना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन स्टेज। ये जो स्टेज होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव स्टेज होता है, क्रॉप ग्रोथ स्टेज होता है, जिस समय जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक हो सकता है। गाइस, फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन स्टेज में न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स की अत्यधिक मात्रा होने पर भी इनका अटैक, इंसेक्ट्स पेस्ट का अटैक बहुत हो सकता है। वीड्स का मैनेजमेंट करना चाहिए। रिमूव लेफ्ट ओवर वीड टू प्रिवेंट वीड सीड स्प्रेड इन फील्ड। टोबैको कैटरपिलर, बिहार हेड कैटरपिलर, हेड बोरर, कैप्सूल बोरर के लिए हमें जो सोइंग स्टेज या वेजिटेटिव स्टेज में जो अपनाते हैं सेम प्रैक्टिस हम अपना सकते हैं। इसके अलावा एक और जो मेजर डिसीज़ है वो है हेड रोट, जो कि सीड फॉर्मेशन के स्टेज में ही इस डिसीज़ का अटैक ज़्यादा होता है। तो इनके लिए, इसके कंट्रोल के लिए फॉलो कॉमन कल्चरल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। कॉमन कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल प्रैक्टिस, हम कॉमन प्रैक्टिस जो अपना सकते हैं। रेजिस्टेंस वैराइटीज़ हमें यूज़ करना चाहिए और अवॉइड इंजरी टू फ्लावर हेड ड्यू टू मैकेनिकल ऑपरेशन। हमें मैकेनिकल ऑपरेशंस या टीरेज ऑपरेशंस के समय जो फिजिकल इंजरी होते हैं क्रॉप को, उसको उससे बचाना चाहिए। कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो भी सीड फॉर्मेशन स्टेज में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस कंडीशन में उनसे बचाने के लिए हमें जो अल्टरनेट होस्ट हैं सनफ्लावर के जो आसपास के एरिया में, जो लोकलाइज्ड एरिया में उनके द्वारा डैमेज की ऐसे चीज़ जो जहाँ पे उनके शेल्टर हों उन्हें नष्ट करना चाहिए। ग्रो सनफ्लावर इन लार्ज कंटिन्यूस एरिया टू मिनिमाइज लोकलाइज्ड डैमेज। हमें सनफ्लावर को लार्ज एरिया में बोना चाहिए, ताकि, क्योंकि जो कम एरिया में होगा तो बर्ड्स के लिए शेल्टर बनाने में आसानी होगी और एक जगह में आसानी से वहाँ पे नष्ट करेंगे। कुछ मैकेनिकल कंट्रोल जस्ट लाइक हम कुछ बर्ड्स को डराने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर, कुछ पुतला तैयार कर सकते हैं। ए पार्ट फ्रॉम एम्प्लॉइंग लेबर फॉर बर्ड स्कैरिंग। बर्ड स्कैरी हम डाल सकते हैं। यूज़ पॉलीप्रोपिलॉन मेटालिक शाइनिंग रिफ्लेक्टिव बर्ड स्कैरिंग रिबन विथ रेड येलो ऑन वन साइड एंड सिल्वर विथ अदर साइड। ये जो है हम मेटालिक शाइनिंग रिफ्लेक्टिव बर्ड स्कैरी का यूज़ कर सकते हैं। कुछ रिफ्लेक्टिव मटेरियल जो होते हैं अगर फील्ड में हो तो बर्ड्स उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हम बर्ड्स का भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्टोरेज में इनका बहुत ज़्यादा, स्टोरेज में भी बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट जो है इनको अटैक, नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए स्टोरेज करने से पहले हमें खासकर नमी का विशेष ध्यान देना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट उसमें कम से कम हो, ताकि हम अधिक से अधिक समय तक स्टोर कर सकें और जो स्टोर प्रोडक्ट है, स्टोरेज प्रोडक्ट है, उसको पेस्ट से कम नुकसान हो। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।